नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ स्टूडेंट पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 35 सेकंड का ये वीडियो है जहां वीडियो में कुछ छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि ये छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत नामंजूर होने का विरोध कर रहे थे। अब इन लोगों ने खालिद के समर्थन में जुलूस भी निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जेएनयू छात्र यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। अदिति मिश्रा ने हालांकि दावा यह भी किया है कि प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे, वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नाराजगी और ये नारेबाजी गुस्सा जाहिर करने का एकमात्र तरीका है जेएनयू के छात्रों का। जेएनयू में 2020 में आपको बता दें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम शाह के साथ ही ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना या नारेबाजी करना छात्र नेता बच कैसे निकलते हैं? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग नहीं है? अब इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से सियासत भी हो रही है। क्या कुछ रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टियों के सामने आए हैं, जरा वो भी सुनिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो देश को अस्थिर करने में जुटे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इस प्रकार के तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत में रह कर के वंदे मातरम कहना ही होगा और जो नहीं कहेगा उसको बाहर जाना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि इस तरह के जो लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी नारे बर्दाश्त से बाहर हैं। वो बिल्कुल भी, जो लोग भी हैं उन पे अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले रही होगी और आज उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जेएनयू में जिस तरह से नारेबाजी हुई है वो सही नहीं है और उसको लेकर अब आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है। हमारे साथ चंद्रेश कुमार बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्रेश कुमार जी, शुरुआत आप ही से और पहला सवाल भी आप ही से सर, कि जिन पर देश विरोधी नारे या फिर दंगों से जुड़े हुए आरोप लगे हैं उनकी रिहाई के लिए इस तरह की नारेबाजी करना, इस तरह के प्रदर्शन करना, क्या ये कानून का मजाक नहीं है आपकी नजर में? कि लाइब्रेरी में बैठ के इतिहास पढ़ लेना चाहिए और यदि इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान होता तो उन्हें मालूम होता कि मोदी नाम युग बनाने का नाम है, युगों का निर्माण करने का नाम है, कब्र में मिटने का नाम नहीं है। और हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की चुनौती देने का जब जब प्रयास किया गया जी, और जिन लोगों ने भी भारत की जनमत को ठुकराने का प्रयास किया, भारत के लोकतंत्र, भारत के मूल्य और मर्यादा को कुठाराघात करने की कोशिश की, वो खुद मिट गए और मिट्टी में मिल गए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूँ, और जो जेएनयू के नौजवान इस तरह के नारा सड़कों पर या संसद के बाहर लगा रहे हैं,
वो लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, वो जनमत का विरोध कर रहे हैं, वो संवैधानिक मूल्यों का विरोध कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं जीत सकते तो अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से नारों के माध्यम से निकालने का ये पुराना वामपंथियों का तरीका है। ठीक है, लेकिन ये देश में चलेगा नहीं, और जो लोग भी इस तरह की नारे लगाकर राष्ट्रवाद को चुनौती देने का प्रयास करेंगे, उसका जवाब उनको राष्ट्रवाद से ही मिलेगा। लेकिन चंद्रेश कुमार जी, एक चीज मैं आपसे आज समझने की कोशिश करूंगी और सर वो ये रहेगी कि जेएनयू में कोई नारे पहली दफा नहीं लगे हैं, आपको भली भांति मालूम है। मोदी शाह की कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे पहले भी लगाए गए हैं, अफजल गुरु के नारे लगाए गए हैं और न जाने किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती? नहीं, सरकार बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार कार्रवाई करेगी भी। मामला संज्ञान में है, पुलिस अपनी जांच करेगी और जो भी पुलिस को किए बन सकता है पुलिस करेगी, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस तरह का जो तरीका है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह का नारा लगाना, मुझे लगता है कि सीधे जान से मारने या हत्या करने की एक तरह से ये खुलेआम धमकी है। और क्या है, किसी को कब्र में मिलाने का, डालने का मतलब क्या? उसी जान से मारने की धमकी है। और यदि जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है, तो निश्चित रूप से जो भी लोग हैं, जो भी नौजवान है और जो भी पार्टियां इनसे जुड़ी हुई हैं, उनको जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की पूरी घटनाक्रम में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था कई सोशल मीडिया के पोस्ट, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जमानत को लेकर, उमर खालिद की जमानत को लेकर एक तरह से उमर खालिद के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ और पांव दोनों राष्ट्र के खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह में डूबा हुआ है। इसलिए जरूरत है देश के लोगों को राष्ट्रीयता से और राष्ट्रवाद से जवाब देकर कांग्रेस के हाथ और पांव दोनों काटकर कांग्रेस को ही कब्र में डाल दीजिए, देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एलएन राव जी पूर्व डीसीपी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले तनुज दीक्षित जी आपके पास आते हुए, सर कि विचारधारा के आधार पर क्या किसी को जेल में रखा जा सकता है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो ये बाकी लोगों को समझ में क्यों नहीं आता फिर? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई विचारधारा की बात है, इसका मतलब वो कोई धमकी भी हो सकती है। क्या आज के समय में स्टूडेंट होना क्या कोई ऐसी लीगल आइडेंटिटी है कि वो एक शील्ड है जो अपने आप को बचाव कर सकती है? हमने जेएनयू में पहले भी इस तरीके के कई बार गंभीर नारे देश ने सुने हैं और देश भर की मीडिया में कई बार ऐसे मुद्दे उठे हैं। आज ये राष्ट्रीय, क्या प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलना, गृह मंत्री के विरुद्ध बोलना, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जीरो टॉलरेंस वाला एक व्याख्या है, क्या वो इस पे लागू नहीं होता है? क्या भारत के संविधान के कानून इन छात्रों पे लागू नहीं होते हैं? आज अगर इस तरीके के मामलों में अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी, तो एक एस्केलेशन बन जाएगा आने वाले समय में। जी रितु जी। और निश्चित तौर पर, और इस तरह की चीजें अमूमन तौर पर देखने को मिलेगी जब नारेबाजी हुई है उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती और दिल्ली पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। ऐसे में मोहम्मद आसिफ जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन क्या है इस पूरे मामले पे जो जेएनयू से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे नारों का समर्थन नहीं करती। जो नारे आप दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शुरू से किसी भी नेता के खिलाफ को मामला होता है, कोई बोलता है उसके खिलाफ, कांग्रेस कहती है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गोली मार दो, क्या वो सलाखों के पीछे दिखाई दिया आपको? विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, लेकिन जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम धमकियां देते हैं, गोली मारने की बात करते हैं, वो सलाखों के पीछे नजर नहीं आते। ठीक। न दिल्ली पुलिस संज्ञान लेती। कोर्ट कहता है भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर, कपिल मिश्रा को लेकर एफआईआर होनी चाहिए, रातों रात जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें लगता है किसी को संज्ञान लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आज वो मंत्री बने बैठे। जब ऐसे लोग जो नारे देंगे, गुंडागर्दी खुले तौर पे करेंगे, डीसीपी साहब के सामने बयान देंगे, फिर वो डीसीपी साहब उस पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस सक्षम है? हमारी पुलिस के हाथ आज सरकार ने बांध दिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर। क्यों वो सलाखों के पीछे नहीं है? ये बताओ ना देश को। ऐसे नारे बयान देने वाले लोग आज बाहर क्यों घूमते हैं? क्यों मंत्री बने बैठे हैं? क्यों उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती? कौन कहता सालों को गोली मारो? आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये देश को 14 के बाद कौन सा नया भारत बना है? रही जेएनयू की बात, अब मैं जेएनयू पे आता हूं। आपको याद होगा जेएनयू के अंदर नकाबपोश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए थे,
एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। उन नकाबपोशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की। कौन सलाखों के पीछे गया? कोई सलाखों के पीछे नहीं गया। आपको किस तरीके से महिलाओं के हाथ में खुले डंडे थे, किस तरीके से एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हाथ में डंडे थे, क्या हुआ उनका? कुछ हुआ तो बताइए ना। मैं ये नया जो या नजीब जो वहां से लापता हुआ एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झगड़ा होने के बाद में सीबीआई इंक्वायरी होती है, पता नहीं कहां चला गया। जमीन खा गई, आसमान खा गया, कौन खा गया? भूतकाल में चला गया, किस चीज में चला गया नजीब आज नहीं पता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होता है, वहां पे हमारी सरकारों के संस्थाओं के हाथ क्यों बंद हो जाते हैं? तो सर कार्रवाई तो इस पूरे मामले पर भी नहीं हुई है। इससे पहले भी जेएनयू से जो मामला सामने आया था उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो क्या विपक्षी पार्टियों ने फिर हाथ बांध लिए, ये मानकर चला जाए? जी क्या मुझसे कहा? जी सर, आप ही से सवाल है। आपने कहा कि अभी जो भी एबीवीपी या बीजेपी से रिलेट कोई भी होता है, अगर वो किसी तरह का अपराध करता है, नारेबाजी करता है, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। अभी जो ये पूरा मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पिछली दफा भी जो मामला सामने आया था उस पर भी खूब लंबी चौड़ी बहस चली थी, उस पर भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, जहां पर अभी मैंने पहले भी कहा, एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ निकलता 25 दिसंबर को लाजपत के अंदर। किस तरीके जब 25 तारीख को क्या हुआ, चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं लिया, ना उनके खिलाफ एफआईआर क्यों की? इनडायरेक्ट वे में वो कार्यकर्ता किसी ने संगठन में, उस संगठन से जुड़े हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक, आप ये देखिए ना किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है देश के अंदर। संगठन जो जुड़े हैं भाजपा से बयान देते हैं और बीसीसीआई को फैसला लेना पड़ता है। सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। सरकार सामने है ना, सरकार किसी मामले, ये संगठन इतने मजबूत हो गए हैं, जो मन करता है वो करते हैं। किस तरीके से इन संगठनों सरकार के साथ मिलकर देश के अंदर अलग अलग गुंडागर्दी कर रखी है। इस पे कब ब्रेक लगेगा बताओ ना देश को। ठीक है चंद्रेश कुमार जी, जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए। संगठन मजबूती के साथ खड़े हैं और वो उनकी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है सर, अब सुन लीजिए। चंद्रेश जी बताइए। मोहम्मद आसिफ साहब को मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने एक नारे का जिक्र किया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये कांग्रेस के लोगों ने अपने ऊपर क्यों ले लिया? ये या तो गद्दार हैं, ये अपने ऊपर ले लिए, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। इस नारे में मोदी जी और शाह जी का नाम लिया गया है। और मोदी और शाह है कौन? एक भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चुन के आए हैं। और इससे पहले भी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे इसी जेएनयू में लगा था। ये जो जेएनयू अब पढ़ाई का अड्डा नहीं है, ये देशद्रोहियों का अड्डा बन चुका है, ये वामपंथियों का एक अड्डा बन चुका है। और देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ सारे षड्यंत्र अब जो है जेएनयू में, जेएनयू एक तरह से लेबोरेटरी बन गया है राष्ट्रद्रोह का। और इस बात को पूरे विश्वविद्यालय का जो एक्टिविटी है, जो इन्वायरमेंट है, वो खुद कटघरे में खड़ा है। कांग्रेस क्या करती है, नहीं करती है, कहां रहती है। आज मैं कई कांग्रेस के बड़े नेताओं का पोस्ट देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पर उमर खालिद के पक्ष में पोस्ट किया था। आप मैडम बताइए, मैं आपके माध्यम से देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि जेएनयू में जो नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा जेएनयू में लगा था। क्या ऐसा नारा कोई चाइना में चाइना तेरे टुकड़े होंगे का लगा सकता है क्या? कोई रशिया में रशिया तेरे टुकड़े होंगे के लगा सकता है क्या? अमेरिका में कोई नारा अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे के लगा सकता है क्या? तो सर देखिए, वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है, ये भली भांति आप भी जानते हैं। और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की क्या कुछ स्थिति है पूरे देश भर में या अलग अलग राज्य में, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं विफलता तो फिर राज्य सरकारों की भी है, जो लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, एलन राव जी, आपके पास आते हुए सर पुलिस के पास, क्योंकि देखिए सर शर्जील इमाम, ठीक है सर अब सुन लीजिए आप, मैं चंद्रेश कुमार जी आवाज आ रही है सर, अब सुन लीजिए, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एलन राव जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला सामने आया, बाकी 5 आरोपियों की रिहाई हो जाती है, लेकिन इन दोनों को जमानत देने से मना कर दिया जाता है। उसके बाद से देश 2 गुटों में बटा हुआ है, एक फैसले का समर्थन कर रहा है, दूसरा विरोध कर रहा है, और वही स्थिति शायद जेएनयू में नजर आई है। लेकिन सर सवाल ये कि जिस तरह की स्थिति ये देखने को मिल पा रही है, ऐसे में पुलिस के पास क्या पुख्ता सबूत हैं कि 2020 में दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी यही लोग थे? तो अगर ये सारे सबूत हैं तो ये साक्ष्य फिर इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? नमस्कार रितु जी। जी सर। आपके को-पैनलिस्ट को भी, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। नोट, कल से ये जब से जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से कुछ जो है कुछ जो गुट हैं उन्होंने इनका विरोध भी किया है। वही गुट वही हैं जिनके उनकी फेवर में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं।
तो एक प्रकार से तो सेल्फ कंसंट्रेटेड हो गया ना, जो उनके फेवर में बात है तो वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रही बात एविडेंस की, जो फरवरी 2020 के जो दंगे हुए थे जमुना पार में, उसके पुख्ता सबूत हैं पुलिस के पास, और वो उन्हीं सबूतों के आधार पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आदमियों की जमानत, शर्जील की और उमर खालिद की जमानत को डिसमिस किया है, जमानत की अर्जी को, और ये कहते हुए किया कि इनका रोल उन बाकी लोगों से अलग है। जो 5 आदमी की जमानत है, उनका रोल अलग है, इनका डिफरेंट रोल है, और उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यूएपीए के बड़े सख्त धाराओं में इसके खिलाफ संगीन अपराध है। उनका जो एविडेंसेस है वो कोर्ट में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने उनको कोर्ट में दिखाया है, वीडियो दिखाकर, वीडियो चलाकर, उनकी बाइट्स को दिखाकर, और ये कोर्ट माननीय अदालत ने इनको संज्ञान लेते हुए कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है और इस सीरियस मामले में इन दोनों की जमानत नहीं हो सकती। और अभी बाकी लोग जो अभी कह रहे हैं कि ये देखिए वो कर रहे हैं, तो इसमें ये भी तो बताइए ना कि जो 5 आदमियों की जमानत हुई वो भी तो मुस्लिम समुदाय के हैं। अगर माननीय अदालत ने कोई अगर इसमें कोई जाति और धर्म पे अगर की होती तो उनकी जमानत कैसे करती। दूसरी बात यह है कि जो लोग विदेशों में रहकर रिकमेंड करना चाहते हैं कि इनकी जमानत की बात की जाए, तो वो ये साबित कर दिया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि हम किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, चाहे विदेशों से कोई चिट्ठी आए, कुछ भी आए, हम कोई भी प्रेशर नहीं मानते। और हमारा जो काम है सुप्रीम कोर्ट का और हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, एविडेंस के ऊपर आधारित है। किसी प्रकार का दबाव यहाँ पर हमारी जुडिशरी ने साबित कर दिया कि यहाँ पर कोई दबाव नहीं चलता है, चाहे ये कितना ये अभी ये इनके विपक्ष में बातें करने वाले लोग करते रहे, फिर भी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जुडिशरी कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, कैन नॉट, कोई भी इसको किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये कल के इसमें साबित कर दिया है, कल के इसमें ऑर्डर में। और ये भले ही जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करने का राइट है, वो करते रहे, लेकिन आज इस प्रकार से जेएनयू में फिर से ऐसे नारे लगाए गए बाय नेम लेकर, मैं इनकी नेता बीजेपी की बात से सहमत रखता हूँ। जो उसके बारे में बात करें, चंद्रेश जी ने कहा कि जो 2020 में नारे लगाए तो किसी का नाम लेकर नहीं लगाए थे, वो मान लो नारे थे तो उग्रवादियों के लिए थे, जो उग्रवाद फैला रहे हैं उस एरिया में कर रहे हैं उनके लिए थे। तो वो कोई ऐसा नहीं है। यहाँ तो मोदी जी और उनका नाम से लेकर उनको मारने की और दफनाने की बात करें, कब्र की बात करें, कितनी घिनौनी बात है कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कोई आदमी ऐसी सोच रखता है, तो उसके लिए तो फिर बहुत ही संगीन अपराध की माफी के साथ सर आपको बीच में टोक रही हूँ, इसी इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है, चूंकि आपने मोहम्मद आसिफ जी को भी सुना कि जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं करती है। जहां पर एबीवीपी या बीजेपी के किसी संगठन की बात आती है, अगर वो कोई बड़ा अपराध या नारेबाजी करते हैं तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन लेफ्टिस्ट में बहुत जल्दी से कार्रवाई हो जाती है। तो सवाल सर आपसे ये कि क्या ऐसे मामलों में वाकई में जांच एजेंसी पर किसी तरह का दबाव होता है, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। से हमारा संविधान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और कोई भी भेदभाव या किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं। ये हमारी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कोई भी दबाव हमारे पर आता है, हम कोई दबाव की बात नहीं करते। साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर या एलिगेशंस के आधार पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें जो जो अपराधी होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और एनी रिलीजन। किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है, सभी के लिए होता है। और कुछ है जब आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा ऐसे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी फेवर में कोई भी, अगर उनकी फेवर में इन्वेस्टिगेशन, तब तो वो तारीफ भी नहीं करते हैं, बस खाली इन बातों को चुनते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ ये कर दिया। अरे भाई तुम गलत करोगे तो करना ही पड़ेगा ना एजेंसी को ये काम। ठीक, तनुज दीक्षित जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए सियासत भले इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन कानून के तौर पर मैं समझना चाहूंगी और सियासत को थोड़ा दूर करते हुए कि नारे लगाना कब अपराध बन जाता है और अभिव्यक्ति की आजादी बन जाता है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196 के तहत कोई भी इस तरीके के नारेबाजी पूर्ण रूप से अपराध है। वहीं सेक्शन 197 के तहत, क्योंकि ये शांति भंग करने का प्रयास है, तो भी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी नारे होने पर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 152 के तहत और साथ ही साथ बीएनएस की सेक्शन 299 के तहत उस पर कार्रवाई होने की सख्त आवश्यकता है।
ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, अब अपनी बात रखिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, चूंकि देखिए अगर बयानबाजी का जिक्र करें तो दोनों ही बराबर है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कई तरह की बयानबाजी यहाँ पर दी गई है, लेकिन शर्जील इमाम और इसके साथ ही उमर खालिद को के फेवर में, उनके समर्थन में सड़कों पर उतर जाना, क्या वो सही है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कल से कई रिएक्शन आप लोगों की पार्टी के सामने आ चुके हैं कि ये फैसला सही नहीं है, शर्जील इमाम उमर खालिद को भी जमानत देनी चाहिए थी, पर क्यों देनी चाहिए थी? 2020 के दिल्ली दंगे तो सभी को याद है। फिर देखिए, दिल्ली दंगे सबको याद है, किस तरीके से 53 लोगों की मौत हुई उसके अंदर, किस तरीके से संज्ञान नहीं लिया। अभी मैं राव साहब को सुन रहा था कि जो बेहतर लगता है निष्पक्ष करती है, निष्पक्ष होती तो कपिल मिश्रा सलाखों के पीछे होते। आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अंदर मंत्री नहीं होते, निष्पक्ष होती तो। क्या कमी रह गई? क्या डीसीपी साहब बगल में नहीं खड़े हुए थे जब उनके सामने धमकी दी गई? क्या वो धमकी नहीं थी? क्या जज साहब को लगा उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? क्या उस जब रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट टाइम को देखना नहीं चाहिए था कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? आज तक नहीं हुई। किस तरीके से मैंने आपसे कहा, एपी के कार्यकर्ता जेएनयू के अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे, सब लोग बच गए, एफआईआर किसी के खिलाफ नहीं हुई, क्यों? क्या वजह है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन होते हैं वहां पे तमाम लोग बच जाते हैं। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ना, तो यही मानकर चला जाए आप लोगों की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि पांच आरोपी भी तो कल जमानत दी गई है ना 5 आरोपियों को। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी को इस तरीके से बंदूक की गोली पे मारने की धमकी दी गई, जान से मारने। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं? आज बताना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्या हमारे नेता नहीं है? किस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी को एलन राव रिलीफ दिया था। लौट रही हूँ सर, 1 मिनट में लौट रही हूँ। एलन राव जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। आसिफ जी, हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, उसमें कोई दुरा नहीं। कोर्ट के फैसले पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। अगर हमने हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर लेके आए तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। किस तरीके से हत्यारे को बाहर लेके आया गया, किस तरीके से सजा उनकी खत्म की गई, किस तरीके से परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया। अब इस पे तो किसी ने फैसले पे, हाई कोर्ट के फैसले पे आवाज नहीं उठाई। आगे रास्ते बहुत है, कोर्ट का सम्मान बहुत है, आगे सुप्रीम कोर्ट से सलाखों के पीछे गए। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों ऐसा होता है, हर मामले में राहत मिलती है? क्यों राम रहीम 14वीं बार पैरोल पे बाहर आ गए? वही जो उन्हें पैरोल दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हो गए, क्यों ना शक किया जाए? ठीक है एलन राव जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट वोट मांगते हैं लोग आकर। तो ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे बयानों के लिए जिम्मेदार कौन है? जी सर, आप अपनी बात रखिए। मोहम्मद आसिफ जी सुन लीजिए। किस तरीके से मॉमलिंग हो रही है उत्तराखंड, जल्दी से एलन राव जी। मार दिया गया। नहीं जवाब आसिफ साहब की बात को थोड़ा आगे मैं बनाना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों लोग आज सब सोच के सुप्रीम कोर्ट ने इनके राहुल गांधी जी के बारे में जो उनको इनके 2 साल की सजा में खड़े होकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल के अंदर होते, पूरी बात। एलन राव जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी मान कहाँ रही है? कांग्रेस पार्टी का तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। वो अपने जो बातों का जिक्र आप कर रहे थे सर, वही आगे वही बढ़ा रहे हैं कि भाई जो हमारे हित में फैसला आएगा वो सही होगा, लेकिन जो हमारे अगेंस्ट में होगा वो सही नहीं होगा। शायद कुछ ऑडियो का कनेक्शन हो चुका है, ऐसे में चंद्रेश कुमार जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मोहम्मद आसिफ जी, अब बाकी पैनलिस्ट को सुन लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। चंद्रेश कुमार जी जल्दी से। मोहम्मद आसिफ और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जो भी फैसला करे, पहले कांग्रेस दफ्तर में एक बार पूछ ले कि क्या हमको फैसला करना है, जो कांग्रेस वाले कहे वही फैसला कर दे, तब ये मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ये जितने देश के देशद्रोही हैं, वामपंथी हैं, ये सब कांग्रेस में अभी जाएंगे। जितने जमानत पर आए हैं सब कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी तो इस समय वामपंथियों और राष्ट्रद्रोहियों को पनाहगार एक तरह से बनी हुई है। तो ये जो नारे इस तरह से लग रहे हैं, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की जो इस तरह के नारे लग रहे हैं उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी ये पॉलिटिकल पार्टी का मैडम, ये देश को मालूम होना चाहिए कि वही वामपंथी है। स्थिति है। बहरहाल समय की कमी है मेरे पास और इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।